अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हमने आपको अध्याय 1 चैप्टर फर्स्ट का भाग 1 आपका पार्ट 1 कंप्लीट करा दिया था लास्ट वीडियो में। अब हम आपको पार्ट 2 कराएंगे। वहां तक आपका वृद्धि तक हमने आपको कंप्लीट करा दिया था। हमारा टॉपिक था जीवों के विशिष्ट लक्षण ढूंढना। ठीक है, जीवों के विशिष्ट लक्षण क्या होते हैं, ये डेफिनेशन हमने आपको शायद लास्ट वीडियो में नहीं लिखवाई थी। वो डेफिनेशन आप लिख लीजिए, मैं नोट करा रही हूँ आपको। जीवों के विशिष्ट लक्षण क्या होते हैं? जीवों के विशिष्ट लक्षण वह होते हैं जो समस्त सजीवों में पाए जाते हैं, जो केवल सजीवों में पाए जाते हैं और समस्त सजीवों में पाए जाते हैं, वही जीवों के विशिष्ट लक्षण कहलाते हैं। हम जीवों के विशिष्ट लक्षण के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें हमें देखना था कि कौन से जीवों के विशिष्ट लक्षण हैं और कौन से जीवों के विशिष्ट लक्षण नहीं है। हमने वृद्धि पढ़ लिया था। वृद्धि में हमने देखा कि वृद्धि जीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं है, क्योंकि वृद्धि सजीवों में तो पाई जाती है, सजीवों का लक्षण तो है, लेकिन वृद्धि निर्जीव में ही पाई जाती है। वृद्धि निर्जीव में ही पाई जाती है, इसीलिए वृद्धि जीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं है। सेकंड टॉपिक हमारा आता है जनन। जनन क्या है? जनन में हमें पहले तो हमें ये पढ़ना है जनन है क्या। हमें ये जानना है कि जनन है क्या, रिप्रोडक्शन या आखिर है क्या, और ये जीवों का विशिष्ट लक्षण है या नहीं है। पहले हम ये पढ़ेंगे कि जनन क्या है, उसके बाद हम ये देखेंगे कि जीवों का विशिष्ट लक्षण ये है या नहीं है। क्लियर? चले जनन हम स्टार्ट करते हैं। जनन, रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये आप इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। जीवों का अपने समान संतान उत्पन्न करना ही जनन कहलाता है। समझ में आया? जीवों का अपने समान संतान उत्पन्न करना ही जनन कहलाता है। इसका जो डेफिनेशन का जो इजी वे है वो आपको इस डेफिनेशन में ही दिख रहा होगा कि अपने समान संतान, जो भी जीव संतान उत्पन्न करते हैं वो जनन के, जो जीवों का संतान उत्पन्न करना जनन कहलाता है। क्लियर? ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया, डेफिनेशन आपकी क्लियर हो गई। अब हम देखते हैं कि जनन के प्रकार कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। जनन होता कितने प्रकार से, क्या कैसे होता है, क्या होता है, कितने प्रकार में होता है, ये हम आज आपको पूरा क्लियर कराएंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन, और सेकंड है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन आखिर है क्या, ये तो हमारा समझ में आया कि जीवों का संतान उत्पन्न करना जनन कहलाता है। अब जो जीव होते हैं वो अलग अलग तरीके से जनन करते हैं, कुछ लैंगिक जनन करते हैं, कुछ अलैंगिक जनन करते हैं, कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, कुछ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। क्लियर? तो फर्स्टली हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसकी डेफिनेशन आप देख लीजिए। लैंगिक जनन में दो विपरीत जनक की आवश्यकता होती है। लैंगिक जनन में दो विपरीत जनक की आवश्यकता होती है। अब ये पॉइंट आप समझ लीजिए कि ये क्या है, दो विपरीत जनक की आवश्यकता ये क्या है। देखिए, जो हमारा जनन है वो क्या है, जनन संतान उत्पन्न करना। ठीक है, अपने जैसे संतान उत्पन्न करना जनन कहलाता है। अब इस जनन में दो तरीके से होती है, लैंगिक और अलैंगिक। अब लैंगिक क्या है और अलैंगिक क्या है? लैंगिक का मीन्स है कि संतान उत्पन्न करने के लिए दो लोगों का होना। ठीक है, संतान उत्पन्न करने के लिए दो जीवों का होना, उसको क्या बोलेंगे, लैंगिक जनन। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक हो गया नर और एक हो गया मादा। ठीक है, अब हमारा आया नर से नर युग्मक हमें मिला, नर से हमें नर युग्मक मिला और मादा से हमें मादा युग्मक मिला। ये दो अलग अलग जीव हो गए, नर अलग मादा अलग। क्लियर? नर और मादा ये दो जीव हैं। अब इन दो जीवों का युग्मक हमें मिला, नर युग्मक और मादा युग्मक। इन दोनों जीवों के युग्मक मिलने के बाद हमारा क्या बना, जाइगोट। नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने से क्या बना, जाइगोट। और जाइगोट से क्या होता है, हमारे नए संतान की उत्पत्ति होती है। देखिए, लैंगिक जनन आपका समझ में आया ना। लैंगिक जनन, जो लैंगिक जनन जिसमें दो विपरीत जनक की आवश्यकता होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मनुष्य, जानवर, ये सभी में क्या पाया जाता है, लैंगिक जनन। इसमें दो विपरीत जनक की आवश्यकता होती है। अब आया आपका अलैंगिक जनन। अभी अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये क्या है? तो अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती है। ये डेफिनेशन देखिए, इस डेफिनेशन में आपको क्लियर हो जाएगा टॉपिक। अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक की
आवश्यकता होती है। लैंगिक जनन में 2 जनक की आवश्यकता होती है और अलैंगिक जनन में 1 ही जनक की आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे लैंगिक जनन मनुष्य में होता है तो मनुष्य संतान उत्पन्न करने के लिए क्या 2 जनकों की आवश्यकता होती है। ठीक है, नर मादा युग्मक मिलते हैं, जायगोट बनता है, उसके बाद नई संतान की उत्पत्ति होती है। लेकिन अलैंगिक जनन में ना तो कोई युग्मक मिलते हैं और ना ही इसमें 2 विपरीत जनक की आवश्यकता होती है। ये एक ही जीव अलग अलग प्रकार से अपना जन्म कर लेता है अकेले ही, इसे किसी और की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती। इसे जनन में या संतान उत्पन्न करने में किसी और की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्जाम्पल, ये जनन एक कोशिकीय जीव में होता है। अब आप कहेंगे ये एक कोशिकीय क्या है भाई, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। मैम आपने तो पढ़ाया ही नहीं है। तो एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी। एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव में एक ही कोशिका पाई जाती है, एक ही सेल पाई जाती है। देखिए जो हमारी बॉडी होती है ना, ये बहुत सारी सेल से मिलकर बनी होती है, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं जो केवल एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं, उन्हीं को हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं। क्लियर? बाकी मैं आपको डिटेल में आगे समझाती हूँ। एक कोशिकीय जीव, ये जनन एक कोशिकीय जीव में होता है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम। अब ये जनन कैसे करते हैं, मतलब अकेले ही ये कैसे संतान उत्पन्न करते हैं, तो ये मैं आप यहाँ समझ लीजिए। अमीबा, ठीक है, अमीबा की शेप कुछ इस तरह रहती है। तो अमीबा क्या करता है, जब इसको जनन करना होता है तो ये बीच में से विखंडित हो जाता है। ठीक है, ये खुद को तोड़ लेता है, विखंडित हो जाता है और विखंडित होकर 2 नए अमीबा का निर्माण करता है। ठीक है, ये 1 से 2 बन गए विखंडित होकर, ये खुद विखंडित होकर 1 से 2 हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसमें फिर किसी और जनक की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब अलैंगिक जनन के भी कुछ प्रकार होते हैं, कुछ टाइप्स होते हैं। अब अलैंगिक जनन के आप टाइप्स लिखिए, जब तक आपकी डेफिनेशन इसकी लिख लीजिए। अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती है। यह जनन एक कोशिकीय जीव में होता है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम आदि। बाकी डायग्राम बना लीजिएगा। और जो भी मैं आपको पॉइंट लिखवाती हूँ वह मैं अपनी शॉर्ट्स वीडियोस में आपका लिखकर मैं डालती रहती हूँ। अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आता है, यहाँ आपको अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप मेरे शॉर्ट्स में से देखकर अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जो भी मैं शॉर्ट डालती हूँ वो आप जरूर देखिए। ठीक है, और उससे आप अपने नोट तैयार कीजिए। बाकी इसको आप डिटेल में पढ़िए। जो मैं आपको वीडियो डालती हूँ, लॉन्ग वीडियो डालती हूँ, उसको आप डिटेल में पढ़िए। ठीक है, अब देखिए, अब है हमारा टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये जो अलैंगिक जनन होता है ये किस प्रकार से होता है, इसके टाइप्स कितने होते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, तो ये विभिन्न प्रकारों से होता है। मुकुलन द्वारा भी होता है, विखंडन द्वारा भी होता है, पुनरुद्भवन द्वारा भी होता है। इसके ठीक है कई भिन्न प्रकार होते हैं। इसको डिटेल में आप लोग 12th में पढ़ेंगे, 11th में आप इसको समझ लीजिए। ठीक है, मुकुलन क्या है? ईस्ट तथा हाइड्रा में मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किससे होता है? मुकुलन द्वारा। मुकुलन में बेटा क्या होता है, देखो इसमें अलैंगिक जनन होता है, यानी कि इसमें एक ही जनक इसमें जन्म करता है, विपरीत जनक की इसका आवश्यकता नहीं होती। ये तो आपको क्लियर है, क्योंकि अलैंगिक जनन है तो इसमें क्या होगा, सिर्फ एक ही जनक होगा, 2 जनक नहीं होंगे। अब मुकुलन क्या है, मुकुलन किसे कहते हैं, तो ये कैसे अपनी, ठीक है, तो ईस्ट तथा हाइड्रा में मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। अभी कैसे होता है, तो वो ईस्ट का आप देख लीजिए। ठीक है, कैसे होता है, ईस्ट में ये है, ये इस तरीके से ये मुकुलन करता है। ठीक है, ये मुकुलन करा, ये छोटा है, यहाँ ये थोड़ा बड़ा हुआ। ठीक है, फिर ये और मुकुलन करता है तो ये इक्वल में आ जाता है। उसके बाद ये विखंडित होकर टूट जाता है, ये अलग हो जाता है और ये अलग हो जाता है। ये दोनों आपस में विखंडित हो जाते हैं, टूट जाते हैं और अलग अलग हो जाते हैं। ये क्या कहलाता है, हमारा मुकुलन कहलाता है।
यानी कि ईस्ट का एक जो फूला हुआ एक पार्ट जो थोड़ा फूलता है, फिर वो और फूलता है, फिर और फूलकर दो विखंडित भागों में विखंडित होकर अलग अलग हो जाते हैं और फिर नए ईस्ट का निर्माण करते हैं। यही विधि क्या कहलाती है? मुकुलन की विधि कहलाती है। क्या कहलाती है? देखिए, मुकुलन आपका समझ में आया। मुकुलन में जो ईस्ट में मैंने आपको समझाया उसमें क्या रहता है, ईस्ट क्या करता है, एक अपना एक पार्ट वो फूलता है, उसका फूल फूलकर उसके इक्वल होकर वो अलग अलग हो जाता है। ठीक है, मुकुलन से उसका जन्म कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट हमारा आता है विखंडन। विखंडन में क्या होता है, एक जीव विखंडित होकर कई नए जीव बना लेता है। जो एक जीव होता है वो खंडों में टूट जाता है और खंडों में टूटकर कई नए जीव बना लेता है। जैसे ये हैं, ये खंड होगा जीव के, ये खंडों में टूट गया, खंडों में ये खंड है, खंडों में इसने अपने आप को तोड़ लिया, पहला खंड, दूसरा, एक खंडों में टूटकर तीन नए जीव इसके बना लिए इसने। इसका क्या हुआ, ये हमारा जीव ये खंडों में विखंडित हुआ, विखंडित होकर इसने क्या किए, नए जीव इसने बना लिए। ठीक है, तो ये क्या है हमारा विखंडन। क्या विखंडन, ये समझ में आया? देखिए, मुकुलन हो गया, विखंडन हो गया। अब आता है पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन में क्या होता है, वह भाग जिसमें न्यूक्लियस हो तथा बैक्टीरिया बना ले, न्यूक्लियस हो नया बैक्टीरिया बना लेता है। ठीक है, जैसे प्लेन एरिया हो गया। इसमें क्या होता है, जो बैक्टीरिया का, अगर बैक्टीरिया के अंदर एक भी न्यूक्लियस मौजूद हो तो उस न्यूक्लियस से वो अपना नया बैक्टीरिया बना लेता है। जैसे ये है हमारा प्लेन एरिया, ये प्लेन एरिया हो गया, ये हो गया इसके न्यूक्लियस। अभी क्या हुआ, ये ठीक है, अभी इसके न्यूक्लियस अलग अलग हो गए। तो इसके जो इसके न्यूक्लियस होते हैं तो वो नए प्लेन एरिया का निर्माण अब एक प्लेन एरिया से कितने सारे प्लेन एरिया बन गए, एक इसमें जो इसके न्यूक्लियस होते हैं, ये एक जो ये प्लेन एरिया हो गया, ये कितने सारे नए प्लेन एरिया बन गए। पुनरुद्भवन किसमें होता है, छिपकली की पूंछ में भी होता है। आपने देखा होगा छिपकली की पूंछ अगर अलग हो जाए, गिर जाए, तो छिपकली अपनी नई पूंछ बना लेती है। तो वो जो छिपकली की पूंछ बनती है वो कौन सी क्रिया से बनती है, पुनरुद्भवन उसमें होता है। उसी से उसका जो पूंछ का जो न्यूक्लियस रहता है वो छिपकली में रह जाता है और इससे वो अपनी जो पूंछ होती है उसका पुनरुद्भवन करके दोबारा अपनी पूंछ तैयार कर देती है। बाकी ये प्लेन एरिया में होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। ठीक है, अल्लाह हाफिज।